मेरा जोहार, लाल सलाम, नमस्कार, प्रणाम। महंगाई बढ़ाकर, सेस बढ़ाकर उन्होंने हमारा जेब को काटा। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। बात करते हैं आज वृंदा करात जी से, जो कि अपने आप में ही एक पहचान रही हैं, चाहे बात करें महिलाओं की या बात करें महंगाई की या बात करें किसी भी सरकार की। मैम, बात करते हैं झारखंड की, तो मैम झारखंड में जो महंगाई की दरें हैं, महंगाई केवल झारखंड ही नहीं, देखा जाए तो ऑल ओवर वर्ल्ड में है, चल रही है, तो उसको लेकर झारखंड के विषय में क्या सोचती हैं आप? झारखंड सरकार की एक मजबूरी है कि अभी तमाम प्रदेशों के जो बजट है वो पूरा गड़बड़ाया हुआ है मोदी सरकार की नीतियों के कारण। और इस समय जो साधन है हर प्रदेश के, जो एक फाइनेंस कमीशन होता था, जो हिस्सा स्टेट्स को मिलते थे, वो पूरे तौर पर मोदी जी की सरकार ने उसकी केंद्रीकरण कर लिया है। तो एक तो वाकई में रिसोर्सेज की बहुत कमी है, लेकिन इसके बावजूद मैं कहूँगी जैसे हमारा केरला मॉडल है, केरला में क्या किया है सरकार ने कि डायरेक्टली किसानों से खरीद कर सब्जियां या गेहूं, चावल, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, डायरेक्टली खरीद कर वो अपने मावेली दुकानों बोलकर एक सिस्टम खड़ा किया है, जिसमें बाज़ार का जो दाम है उससे कम से कम 40%, एक तिहाई से लेकर 40-45%, किन चीज़ों पर 50% भी कम दाम में बेचते हैं, तो उससे लोगों को राहत मिलती है। दूसरी बात है, यहाँ राशनिंग सिस्टम कमज़ोर है। यहाँ राशन सिस्टम को मजबूत करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। ये दोनों चीज़ करके तो मुझे लगता है कि महंगाई पर कुछ राहत दी जा सकती है। हालांकि इसकी जिम्मेदारी पूरे तौर पर मोदी जी की है, क्योंकि देखिए ये पेट्रोल डीजल पर उन्होंने 4 नए टैक्स लगाकर, और अभी तो हर पेट्रोल के 1 लीटर में 28 रुपया मोदी जी की सरकार को मिलती है। डीजल के हर लीटर में 22 रुपया ले लेते हैं वो टैक्स के नाम पर। इतना पैसा है इसी बात का, 4 लाख करोड़ रुपया केवल 1 साल में उन्होंने रेवेन्यू कमाया। तो रेवेन्यू अगर आपको कमाना है, जनता की जेब क्यों काट रहे हो? अडानी, अंबानी और इन सब बड़े पूंजीपतियों का आपने इतनी टैक्स छूट दी, आपने लोन की छूट दी, आपने अंबानी जी का 75,000 करोड़ रुपया बैंकों की छूट दे दी। तो नेचुरली एक तरफ जनता, दूसरी तरफ बड़े पूंजीपति, और मोदी जी बड़े पूंजीपति के साथ खड़े हैं। यानी कहा जाए तो अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं। बिल्कुल, आपने 100% सही किया और कहा, अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं सरकार की नीतियों की सौजन्य से। ये यूं ही नहीं हो, ये इसलिए नहीं हो रहा कि मजदूर काम नहीं कर रहा है, इसलिए नहीं हो रहा कि महिलाएं कोई अपने काम में कोई कमी दिखा रही, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मोदी जी की सरकार की नीतियां हैं जो इस तरफ हमारे देश को ढकेल रही है। मैम, अगर बात करते हैं झारखंड की, तो झारखंड में भी जो है 1932 का खतिहान लागू कर दिया गया। कहीं ना कहीं ये आगामी चुनाव को लेकर एक एजेंडा अपनाया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, 1932 का खतिहान की जो मांग है वो बहुत पुरानी है, सालों से है। बीजेपी जब आई थी, रघुवर दास की सरकार थी, उन्होंने बहुत गलत डोमिसाइल नीति अपनाई, जिसमें सरकारी ऑफिसर को, ब्यूरोक्रेट्स को उन्होंने प्राथमिकता देकर उनके बच्चों के लिए रास्ता खोल दिया। 1932 के खतियान एक वैज्ञानिक आधार है, वो ठीक है, लेकिन सिर्फ उससे नहीं चलेगा ना। जिसके पास ज़मीन नहीं है, क्या वो नागरिक नहीं है, इंसान नहीं है, उनका कोई अधिकार नहीं है? झारखंड में इतने भूमिहीन हैं, तो भूमिहीन जो यहाँ झारखंडी धरती के लोग हैं,
उनके लिए जो हेमंत सोरेन सरकार ने कहा हम ग्राम सभा के प्रूफ लेकर हम करेंगे, लेकिन जो हमारा अपना अनुभव है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में भी ग्राम सभा का है, लेकिन बहुत बार ये होता है कि ग्राम सभा का जो चरित्र है वो ऐसे लोगों के हाथों में चला जाता है जो कभी भी कोई गरीब का अधिकार को वो मदद नहीं करते हैं। तो अगर मैं दलित हूँ, मैं भूमिहीन हूँ, मैं इस गांव में सदियों से रह रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे इस सर्टिफिकेट बनाने के लिए पैसा देना पड़ेगा, कोई मेरे ऊपर दबाव डालकर कहता है हम तुम्हारे सर्टिफिकेट नहीं बनवाएंगे, इसके लिए भी सरकारी कोई मैकेनिज्म चाहिए। तीसरी बात है, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो बहुत नए औद्योगिकरण के प्रक्रिया चले। मजदूर वर्ग अलग अलग प्रदेशों से, शहरों से आके यहाँ बसे और उन्होंने उनकी मेहनत से झारखंड को मदद पहुँचाई और उनका ही खून पसीना है जो झारखंड को उस इंडस्ट्रियल बेल्ट में खड़ा किया। अब उनका क्या होगा, उनके लिए भी सोचने की ज़रूरत है। तो अभी ये तो चलेगा, मुझे लगता है पहला कदम लिया है हेमंत सोरेन सरकार, अच्छा है। लेकिन मैम बात करें अगर शिक्षा नीति की और बात करें रोजगार की, तो झारखंड में अक्सर ऐसा देखा गया है, अभी हाल फिलहाल की बात करें तो प्रोफेसर जो है, असिस्टेंट प्रोफेसर, वो सड़क पर है। बात करते हैं स्टूडेंट्स की तो वो भी सड़क पर, मतलब कई अच्छे खासे पढ़े लिखे जो लोग हैं जिनको आज के डेट में उनको कहीं ना कहीं सेटल होना चाहिए था, जो 20 साल 15 साल 25 साल से वो लोग आंदोलन ही करते आ रहे हैं, तो उनको लेकर क्या बोलेंगे आप? नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। मतलब आपने जो कहा ये बिल्कुल उस बात को रेखांकित करती है कि आज किसी भी सामान्य परिवार के युवा या युवती सवाल अपने से ही कर रहे हैं कि भाई मेरा भविष्य क्या है। अब आप देखिए झारखंड में 3.5 लाख पद रिक्त है। प्लीज़ झारखंड सरकार को उसके लिए कुछ रास्ता निकालना चाहिए, वो भर्ती करे। टीचर्स के अभी इतनी कमी है, बहुत सारे स्कूल्स में टीचर नहीं है, लेकिन इतने पढ़े लिखे लड़के हैं, लड़कियां हैं जो टीचर का काम करने में बिल्कुल सक्षम है। ये तमाम चीज़ें तो देखिए, ये पूंजीवादी रास्ता का ये नतीजा है कि जिसके पास पैसा है वो सिकंदर और जिसके पास मेहनत है उसका लूट हो रहा है, और मोदी जी आज उसके प्रतीक बन चुके हैं। मैम अगर बात करते हैं सीपीआई की, तो 2024 में जो चुनाव होना है, कहीं ना कहीं यहाँ से भी कुछ लोग आएंगे या फिर यूँ कहें कि आप आएंगे? नहीं, सवाल ही नहीं है। ये CPIM की हमारी जो पार्टी है, ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं जहाँ हम अपने क्षेत्र को मजबूत करेंगे, जहाँ हम खड़े हैं वहाँ बाकी जगह पर अगर सभी दल मन कर ले और मन बना ले कि हमारा फोकस होगा वैकल्पिक नीति, सिर्फ कुर्सी नहीं, वैकल्पिक नीति, जनता के पक्ष के लिए हम क्या कर सकते हैं उनको सोचना चाहिए। और फिर जहाँ जहाँ वो है बीजेपी के साथ किस रूप में और किन मुद्दों पर वो अपना विकल्प पेश करेंगे, ये देखने की ज़रूरत है। और ये अनिवार्य है अगर हिंदुस्तान को बचाना है, संविधान को बचाना है, और हमारे बच्चों की भविष्य को अगर हमें रोशन करना है। मैम अगर बात करते हैं कि अगर चुनाव में आते हैं तो क्या मैनिफेस्टो लेकर आएंगे? ये तो अभी समय है। हमारी ये बात है कि देश के साधनों को, जो बंटवारा होता है साधनों का, उसका मुख्य हिस्सा किसको मिल रहा है। आज देश की जो धन है, जो वेल्थ है, अगर आप आंकड़े को देखें, 1% लोगों के पास 42% हमारे देश के धन पर कब्जा है।
और 50% लोगों की केवल 3%, 2.8% धन उनके पास है। ये क्या है? क्या इसलिए हम लोग देश की आज़ादी की लड़ाई के 75 साल के अमृत महोत्सव मनाए हैं? तो नीति का मतलब, मैनिफेस्टो का मतलब, ये जो देश की प्राकृतिक और जो देश के मजदूर धन तैयार करते हैं, उसका जो प्रोडक्ट बनता है, उसका जो जीडीपी बनता है, उसका कितना हिस्सा वापस जनता के लिए हम खर्च करते हैं। अभी शिक्षा के लिए 2% भी जीडीपी नहीं है, हेल्थ के लिए 1% भी जीडीपी नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? मैम बोलना चाहेंगे कि क्षेत्र कोई सा भी हो, चाहे वो रोजगार हो, शिक्षा हो, कोई भी सीरियस नहीं है इस चीज़ को लेकर। अगर मंत्री जी से पूछा जाता है कि अगर 5 लाख बच्चे हैं और आप वैकेंसी निकाल रहे हैं मात्र 25,000, तो कहाँ तक के संभव है? तो उनका कहना है कि कहाँ से लाएं हम वैकेंसियाँ। तो इस चीज़ को क्या देखते हैं? सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र का सा देखिए, यहाँ तो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, ये किसी की मेहरबानी की बात नहीं है। हम लोग बहुत लड़ के पार्लियामेंट में उस समय में थी। राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशन का, बुनियादी अधिकारों में है। तो शिक्षा को सही करने के लिए आपको टीचर्स की भी नियुक्ति करनी है, स्टूडेंट्स के लिए भी आपको पढ़ाई की पूरा इंतज़ाम करना है। ये तो अधिकार का सवाल है, ये किसी की मेहरबानी, कोई मंत्री कहे हम क्या करें, हम कहाँ से करें, सवाल नहीं है। तो राइट है, आपको करना पड़ेगा।